स्टार्ट करें हम लोग नया टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लैटिस एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा है। आयोनाइजेशन एनर्जी से आप क्या करते हो, कटायन बनाते हो। कौन सा कटायन, सॉलिड कटायन की गैसियस कटायन? गुड, गैसियस कटायन। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या बनाते हैं अपन, अनायन। कैसा अनायन बनाते हैं, सॉलिड या गैसियस? मतलब अपना गैसियस कटायन रेडी है, गैसियस अनायन रेडी है। अब इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना है तो एक कोहेसिव फोर्स काम करेगा। कोहेसिव फोर्स केमिस्ट्री में कॉमन है, मतलब होता बांधने वाला फोर्स। तो एक कोहेसिव फोर्स काम करेगा, कोहेसिव एनर्जी काम करेगी जो आयंस को क्या करेगी, बांधेगी। बांधने के बाद इसको आयोनिक सॉलिड में कन्वर्ट करेगी। तो ये जो कोहेसिव फोर्स की वजह से, मतलब इस इंट्रैक्शंस की वजह से, चूंकि कटायन और अनायन है तो जो एनर्जी रिलीज होगी यही आपका क्या है, लैटिस एनर्जी। मतलब लैटिस एनर्जी रिलेटेड है किस चीज से, आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन से, आयोनिक क्रिस्टल के फॉर्मेशन से। ठीक है, it is related with formation of ionic crystals, और आप क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स। ये किस चीज से रिलेटेड है, आयोनिक कंपाउंड्स या आयोनिक क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन से ये रिलेटेड है, लैटिस एनर्जी। ठीक है, देखिए जैसे हमने बोला कि आपका कटायन रेडी है, कोई M+ कटायन है। अभी ये कैसा कटायन है, गैसियस। हमने बोला कि आपका अनायन रेडी है, X- गैसियस, यही है ना। हमने बोला कि अब आप इन दोनों को एक साथ एक जगह ला रहे हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो एक कोहेसिव फोर्स काम करेगा। कोहेसिव फोर्स कुछ नहीं, मतलब हुआ बांधने वाली फोर्स। तो एक कोहेसिव फोर्स यहां एक्ट करेगी। कुल मिला के ये दोनों जब पास आएंगे तब हमारे आयंस अपना एंट्रोपी लूज करेंगे। अभी इनके अंदर एंट्रोपी बहुत है क्योंकि ये गैसियस आयंस, कटायन और अनायन क्या है, गैसियस आयंस है। तो अभी इनके अंदर एंट्रोपी बहुत है, मतलब क्या है, रैंडमनेस बहुत ज्यादा है, गैसियस है। अब जब अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, दोनों को पास लाएंगे तो कोहेसिव फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव की कैसा है, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, बांधने का मतलब क्या है कि इनके रैंडमनेस को पहले मिनिमाइज करेगा, कम करेगा। तो जब रैंडमनेस जाएगी तो ये अपने आप फिजिकल स्टेट में धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। फिजिकल स्टेट में गैस से ये सॉलिड की तरफ मूव करेगा। क्लियर है, और इसकी एनर्जी भी जाएगी। क्यों जाएगी, पहले गैस फेज में हाई एनर्जी में था। अब जब ये अट्रैक्शन फोर्स में आएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा एनर्जी क्या करता है, रिलीज करवाता है या एनर्जी को बढ़ाता। आपने पढ़ा हमेशा केमिस्ट्री में अट्रैक्टिव फोर्स एनर्जी रिलीज करती है, एनर्जी को घटाने वाली प्रोसेस है अट्रैक्टिव फोर्स। और रिपल्सिव फोर्स हमेशा एनर्जी को क्या करती है, बढ़ाती है। तो यहां से इसकी एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी घटेगी तो धीरे 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 ये किस स्टेट में आने के इसके चांसेस बढ़ गए, सॉलिड में। 99.9% सॉलिड में, रेयर ही कभी कभार वो लिक्विड में रह सकता। तो इस तरीके से वो सॉलिड में आ गया। तो हमारा क्या बन गया, Mx। क्या बन गया, अब ये क्या हो गया, इसको आपने बोला आयोनिक सॉलिड। सॉलिड 4 तरह के होते हैं, शायद आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। सॉलिड 4 तरह के होते हैं, कौन कौन, याद करो। सबसे पहली सॉलिड आयोनिक सॉलिड है एक, जो अभी देख रहे हो। दूसरी और कौन सी होती है बताओ, मेटेलिक सॉलिड। नहीं जी, इसमें मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। और कौन सी सॉलिड होती है, कोवेलेंट सॉलिड। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड का चेन होता है, इन्फिनाइट नेटवर्क होता, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड वगैरह। और एक कौन सी होती है, वैसा मॉलिक्यूल जो हाई मोलर मास या स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण सॉलिड में कन्वर्ट कर गया, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूल का कलेक्शन जो कन्वर्ट कर गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड। पढ़ा है ना। तो अभी कौन सी सॉलिड की बात हो रही है, आयोनिक सॉलिड। कैसे बना, गैसियस कटायन और गैसियस अनायन एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो कोहेसिव फोर्स की वजह से ये किस में कन्वर्ट किया,
आयोनिक सॉलिड में, ठीक है। यही जो प्रोसेस है अपनी, इसी में जो हमारी एनर्जी रिलीज हुई है उसी को आप क्या बोल रहे हैं, लैटिस एनर्जी। पहले तो सिंपल है, गैसियस आयंस कंबाइन होकर के जब क्या बना रहे हैं, आयोनिक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे, तो इसी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही हमारी क्या है, लैटिस एनर्जी, या एंथैल्पी के टर्म में लैटिस एंथैल्पी बोलोगे आप। तो इस प्रोसेस की डेल्टा एच क्या हो गई, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव। स्टेप कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। कोई दिक्कत बोलो, डेल्टा एच क्या हो गई, नेगेटिव, और स्टेप कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक। यहां जो मेरी डेल्टा एच नेगेटिव है, यही डेल्टा एच आपकी क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एंथैल्पी, या अगर एनर्जी के टर्म्स में बात करोगे तो लैटिस एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, लैटिस एनर्जी। अच्छे से आया जाए, सीखा जाए अब चीजों को। ये तो पहले बेसिक लेवल पर हमने बातें करी, तो डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। लैटिस एनर्जी इज व्हाट, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, या वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म। किस तरीके से बोलना पड़ेगा, ये टेस्टिंग है आपके आईक्यू की। जैसे व्हाट, एक मिनट लेट मी क्लियर, एक मिनट। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड एटम, एटम था ना जी, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जोड़ना होगा। तो वहां पर आप एक एटम से बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी, ठीक है। और अलग बात है कि वैल्यू को अपन पर एटम ना लिख करके वैल्यू को किलो जूल पर मोल, जूल पर मोल, कुछ इस तरह से लिखते हैं, बल्क में एक मोल के लिए। लेकिन एक एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी परिभाषित करते हो ना, एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी परिभाषित करते हो कि नहीं करते हो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी पर एटम डिफाइन कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, पर एटम आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने बोला ये पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बोलोगे कि नहीं बोल सकते? आपके आईक्यू की टेस्टिंग नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। हाँ, पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी रिलीज हुई, तो ये मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? मैंने ये पूछा, क्यों, कैसे नहीं? यहां आपने एक एटम लिया है, एक एटम लिया है, मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। उससे क्या मतलब है? दोनों मिला के कुल ना डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच कितनी रिलीज हुई है। मैंने बोला कैलकुलेशन लैटिस एनर्जी की पर मॉलिक्यूल होगी या नहीं होगी जी? तो आयोनिक सॉलिड से क्या मतलब है, पर मॉलिक्यूल मैंने बोला। एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, एक मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। एक आयन हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक आयन हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो एक मॉलिक्यूल आयनिक सॉलिड नहीं हो सकता है। हा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो गैसियस है, ये सॉलिड है, तो नहीं हो सकता। सॉलिड होने के लिए तो पहले कंडीशन ही है, कोई चीज भी जो सॉलिड है इसमें एक एंटाइटी है, हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। सॉलिड होने के लिए क्या जरूरी है? एग्रीगेट मोलर मास बहुत होनी चाहिए। सॉलिड होने के लिए क्या जरूरी है? एग्रीगेट, कुल मिला के मोलर मास बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे सोचो मेटालिक सॉलिड, एक एटम मेटल का सॉलिड हो सकता है, सोडियम का एक एटम सॉलिड हो सकता है। कितनी खूबसूरती से तो सिखाया है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स जब मेटालिक बॉन्ड में बनेंगे तभी सॉलिड होगा। अगर आपने एक एटम निकाल लिया बाहर, उड़ गया, वो गैस हो गई।
एक एटम, एक एंटाइटी, एक मॉलिक्यूल कभी सॉलिड हो ही नहीं सकती। क्लियर हुई चीजें? मेटेलिक सॉलिड कब बोलते हैं आप? जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेटल का एटम्स किस बॉन्ड से बंधे होते हैं? मेटेलिक बॉन्ड से। तब वो क्लस्टर, क्लस्टर मतलब गुच्छा, तब वो क्लस्टर क्या होता है बेटा? सॉलिड होती है। तो हमने इसीलिए उसको क्या बोला? मेटेलिक सॉलिड, क्योंकि मेटल है वहां सिर्फ। कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है याद करो? एक एटम होता है या इन्फिनाइट। इन्फिनाइट एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं? नेटवर्क में फैल जाते हैं। डायमंड में, ग्रेफाइट में, किसी में भी आपने जो पढ़ा। तो क्या फिर कहानी बनी? एक है वहां पर, कितने हैं? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट है ना? तो कोवेलेंट में भी नहीं हो सकता है, मेटेलिक में भी नहीं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये अकेला एक ऐसा पॉइंट है जो मॉलिक्यूल एक एंटिटी है, लेकिन सॉलिड के समय में अकेला फिर ये नहीं हो सकता। बर्फ जब आपने बनाया, आइस जब आपने बनाया वाटर से, तो एक H2O मॉलिक्यूल आइस में जम सकता है? सॉलिड हो सकता? इम्पॉसिबल है। वो किस में चली जाएगी? गैस में। अगर एक H2O मॉलिक्यूल निकाल के रख दो, वो किस में चली जाएगी? वो सॉलिड में। क्यों है? क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो एक साथ हैं, टुगेदर है, बांधे हुए। तो पहला तो ये पॉइंट समझिए, सॉलिड जब भी केमिस्ट्री में है, इसका मतलब क्या है? एंटाइटीज की संख्या, मॉलिक्यूल्स या एटम्स की संख्या कितनी है? इन्फिनाइट है। वो एक हो ही नहीं सकते। एक क्या हो जाएगा आपका? गैस बन के उड़ जाएगा, उसकी हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो आपने यहां पर गैसियस, हमने पहला पॉइंट तो यही बोला ना, इनके पास अपार एनर्जी है, हाई एनर्जी में है, बहुत ज्यादा एंट्रोपी में है। तो जब कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है, कोहेसिव फोर्स कुछ नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स, बांधने वाला फोर्स, तो जब ये काम कर रहा है तो आयंस एक जगह बंधेंगे तो उनका सबसे पहले एंट्रोपी लूज होगा। जब एंट्रोपी जाएगी तो उसकी एनर्जी जा रही है, तो धीरे धीरे एनर्जी लूज करके वो किस स्टेट की तरफ आ रहे हैं? सॉलिड की तरफ। जब ये सॉलिडिफाई होंगे तो यहां एक आयंस है या इन्फिनाइट आयंस है? एक अगर M और X बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा, एक MX नहीं बनेगा। एक मॉलिक्यूल NaCl की नहीं हो सकती है, आयोनिक कंपाउंड की कभी एक मॉलिक्यूल नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है। क्लियर हो गया? आयोनिक कंपाउंड क्लियर हो गया ना? ये कभी एक मॉलिक्यूल नहीं हो सकती। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन, बोलना तो चाहिए बल्क, लेकिन चलो अब डेफिनेशन के लिए कुछ ना कुछ तो सर्टेन करना पड़ेगा ना। तो हमने डेफिनेशन में क्या लगाया? 1 मोल। व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, कहां से? इसके जो कंसर्न्ड या कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस हैं वहां से। यही भी ना? ठीक। लैटिस एनर्जी हमने इसको लिखा U नॉट से। किससे लिखा? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic solid crystal is formed from its constituent gaseous ions। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कुछ नहीं हुआ, अवयव, जो इसके अवयव हैं, एलिमेंट्री एंटाइटीज हैं इसके, वो कौन थे? गैसियस आयंस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? देख दोस्त, M प्लस गैस प्लस X माइनस गैस, सही हूं मैं? ये दोनों मिलके किस कन्वर्ट, क्या बन रहा है? MX सॉलिड। और इसी प्रोसेस की जो डेल्टा H है वो नेगेटिव है, और वही अपनी क्या है? लैटिस एनर्जी। बोलो। और इसी को मैंने क्या लिखा? डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस U नॉट। खूबसूरती समझे इक्वेशन की। माइनस किस बात को दिखा रही है? एनर्जी रिलीज हुई है। और U नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैटिस एनर्जी को। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है। हमने बोला कि यहां जो ये आपका MX है, ये
it could not be a single molecule, सिंगल और आइसोलेटेड मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? ये क्या नहीं हो सकता है? सिंगल या आइसोलेटेड मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। क्या ये बातें क्लियर हुई? इसको मैं एक बार और क्लियर करता हूं ध्यान से। तो ये होगा क्या सर? इट इज आयोनिक क्रिस्टल। कैसा है? ये एक आयोनिक क्रिस्टल है जहां पर आयंस के अरेंजमेंट m प्लस और x माइनस इनफाइनाइट नंबर ऑफ आयंस एक दूसरे से एक सर्टेन स्ट्रक्चर के थ्रू बंधे होंगे। क्या क्लियर हुआ? एक दूसरे से एक सर्टेन स्ट्रक्चर के थ्रू बंधे होंगे। कितने m प्लस x माइनस है? इनफाइनाइट। एक सर्टेन स्ट्रक्चर में ये बंधे होंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपका क्या एग्जाम्पल आपने लिया है उसमें। तो ये एक तरीके का हमारा क्या है? 3D अरेंजमेंट ऑफ किनके जी? आयंस ना। आयंस का 3D अरेंजमेंट है। यहां पर एक एग्जाम्पल से चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल ले लिया जाए NaCl का। किसका लिया जाए? NaCl का। NaCl अगर मैं ले लूं, जिसकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू है 786 लिख सकते हो, -786, चलो मैंने लिख दिया, किलो जूल पर मोल। अच्छे सीखिए। हमने आपको क्या बोला था दोस्त? याद होनी चाहिए आपको। किसी भी चीज की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है अनलेस कि मैंने लिख ना दिया हो कि ये वैल्यू याद करनी। लेकिन क्या याद रखना जरूरी होता है? रेंज। इससे आइडिया क्या आता है? इफेक्टिविटी का। बार बार मैंने बोला रेंज याद रखने से क्या होता है? रेंज का ध्यान रखने से कि लैटिस किस में। जैसे अगर मान लो मैंने अभी नहीं लिखा होता तो दिमाग में चलता 1 डिजिट में होगी, 2 डिजिट में होगी, 3 डिजिट में होगी, 4 डिजिट में होगी, 5 डिजिट में होगी। तो सभी का रेंज का आइडिया लगने से बहुत चीजें दिमाग में चलती है। तो एक समझ में यार आता है, एक अच्छा फोर्स बनता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 4 डिजिट में हो सकती है? नहीं हो सकती। वो 2 से 3 जा सकती है। 3 में भी क्या वो 500 हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 डिजिट में हो सकती है? आयोनाइजेशन एनर्जी 2 डिजिट में नहीं हो सकती। आयोनाइजेशन एनर्जी 3 डिजिट में मिनिमम होगी। एल्कली मेटल का बोला था 500 के आसपास, 400 500 ऐसे करके स्टार्ट होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 डिजिट में नहीं हो सकती, 3 में हो सकती या 4 डिजिट में हो सकती है। डी ब्लॉक वगैरह जिनकी ज्यादा है। तो इस तरीके से रेंज थोड़ा ध्यान रखने से क्या होता है ना कि टॉपिक बहुत इफेक्टिवली हमारे दिमाग में सेट रहता। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आए ना तो मेरे दिमाग को वो हिला नहीं सकता। लैटिस एनर्जी 3 डिजिट में मिनिमम शुरू होती। लैटिस एनर्जी 3 डिजिट में मिनिमम। इसका मतलब उन लोगों के वैल्यू से ये वैल्यू क्या होती होगी? बड़ी होती। किन लोगों की वैल्यू से? आयोनाइजेशन एफिनिटी। क्यों ऐसा दिमाग में सोचना जरूरी है? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जब कटायन और अनायन बन के आएंगे तब ये बनेंगे। तो कटायन बनने में कौन एनर्जी लगी हो? आयोनाइजेशन। अनायन बनने में कौन एनर्जी रिलीज हुई या लगी? एफिनिटी। और ये बनने में कौन एनर्जी? लैटिस। तो बेटा जब हम सारे को जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो उस समय में हमें आइडिया पता चलना चाहिए कि भाई लैटिस कितनी बड़ी होती। तो लैटिस की वैल्यू 3 डिजिट में मिनिमम क्या हो रही है? शुरू हो रही। तो चलो एनीवेज, NaCl की वैल्यू है 786 किलो जूल पर मोल। तो NaCl ये जो वैल्यू आई होगी कैसे आई होगी? ये वैल्यू कौन सी? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं किस कन्वर्जन की? Na सॉलिड प्लस हाफ मोल Cl2 की। इसी की डेल्टा H है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है क्या ये इस तरह से हुई है कि नहीं हुई है? सोडियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से नहीं हुई है? पक्का? क्यों? हाँ। तो क्या ये वाली है सोडियम गैस प्लस हाफ मोल क्लोरीन गैस?
ये वाली है कि नहीं? हाँ, क्या छोटू आ गए कंफ्यूजन में? नहीं है पक्का? क्या बेटा बताओ? हाँ, तो अभी अट्रैक्शन कहां से आएगा? सही बोल रहे हो। तो ये नहीं हो सकती, ना ये है ना ये है। लैटिस एनर्जी है ना ये। लैटिस एनर्जी कब डिफाइंड है? जब गैसियस आयंस हैं हमारे अवयव, अवयव कॉम्बाइनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? तो ये क्या है बेटा? Na+ ही है, और Cl एकदम बस और बस यही, और कुछ नहीं चलेगा। क्लियर हो गया अच्छे से? तो चलो मैं NaCl का फॉर्मेशन करवाता हूं, लेकिन एक पॉइंट है, ये भी ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुने, अच्छी बातें हो रही है। ये मतलब एक पॉइंट पता चला कि सर ये क्लियर हो गया कि लैटिस एनर्जी जब भी मुझे बोलनी है तो एटम्स से नहीं बोल सकता हूं, एलिमेंट्स से नहीं बोल सकता हूं, सिर्फ कहां से बोलनी पड़ेगी? आयंस भी नहीं, गैसियस आयंस। कौन से आयंस से? अगर Na+ सॉलिड लिख दूं तब फिर लैटिस एनर्जी नहीं है। वो लैटिस एनर्जी को परिभाषित करने के लिए गैसियस आयंस से आने पड़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब है ये वाली चीजें वो बन गई है उतनी एनर्जी रिलीज करके, क्या यही मतलब हुआ ना? 1 मोल में 786 किलो जूल पर मोल रिलीज करके, यही मतलब हुआ ना? अब एक बात बताओ, अब वो अगर मान लो किसी केस में -786 और किसी केस में -700 और किसी केस में -1000 है, कभी -5000 है, तो लैटिस एनर्जी बढ़ रही है, रिलीज हो रही है ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा रिलीज होने का क्या मतलब है? इससे क्या फर्क पड़ेगा? कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, पक्का? क्या ज्यादा एनर्जी रिलीज होने का मतलब हुआ कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ जी, हाँ, कॉम्बिनेशन इजी हुआ, अट्रैक्शन स्ट्रांग हुआ। तो अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग हुआ तो उसको तोड़ना भी क्या होगा? मुश्किल। इसका मतलब डेफिनेटली कंपाउंड क्या हुआ? स्टेबल। क्या क्लियर हुई चीजें? किसी को डाउट है तो बोलो। अगर ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो जाए, 5000 रिलीज हो जाए मान लो, तो इसका मतलब है कि अगर 5000 रिलीज किया तो इसका मतलब है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी है 5000 किलो जूल पर मोल। तो उसको तोड़ने में भी वापस अलग करने में क्या लगेगी? 5000 लगेगी। आपने पढ़ा है ना आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिवर्स प्रोसेस, तो उसी तरीके का यह प्रोसेस है। तो जितनी ज्यादा रिलीज हुई इसका मतलब वो कंपाउंड उतना क्या हुआ? स्टेबल हुआ। लेकिन एक मुद्दा अब और मैं क्वेश्चंस खड़ा कर सकता हूं, यहां पे क्वेश्चंस बहुत सारे यहां खड़े किए जा सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है सर, जितनी रिलीज हुई उतना स्ट्रांगली बॉन्डेड है सर, आयंस को डिटैच करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब सर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आयन बनने से पहले जो आए हैं, आयन जो आए हैं कहीं से, तो एलिमेंट से ना आया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है एलिमेंट से आयन बनाने में आपकी फट गई हो। अरे ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, एलिमेंट से आयन बनाने में दोस्त बहुत ज्यादा एनर्जी लग गई हो। पॉइंट फिर से बता रहा हूं, अभी आपने देखा वो आयन है, लेकिन ये आयन आया कहां से? एलिमेंट से। अब मान लो वो Fe3+ है थोड़ी देर के लिए, तो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी तो बवाल पर रखा है। आयरन की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का सम कम होता है या काफी ज्यादा होता है? काफी ज्यादा होता है। याद करो, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का पढ़ाया था, तीनों का आयोनाइजेशन एनर्जी का सम कराया था ना। तो 1 2 3 3 आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी ना, तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, फिर दूसरी लग रही है, फिर तीसरी लग रही है, तो वो 5000 6000 किलो जूल पर मोल अकेले ले लेगा। कौन? याद आया कुछ? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी 2000 2500 3000 ऐसे पहुंच जा रही थी। सेकंड भी 2000 1500 इस रेंज में था, और फर्स्ट भी कोई कम नहीं था, 800 900 700 ये सब वैल्यू हुआ करती थी फर्स्ट की भी। तो अगर तीनों को जोड़ दो तो 5000 के राउंड वैल्यू पहुंच रही है। अरे कुछ आया समझ में? तो मान लो कि कटायन बनाने में एनर्जी हद से ज्यादा लग गई, ये रिलीज कर रहा है 700,
700 800 मान लो, ऐसा 1000 किया 2000 किया, लेकिन कटायन बनने में अकेले 4-5 हजार लग गया। अब उसके बाद एक पार्ट और बनना है, क्या? अनायन भी तो बनना है। क्या बनना है? अनायन भी तो बनना है। अनायन बनने में, अब अनायन ऐसा है जिसकी फर्स्ट एफिनिटी सेकंड एफिनिटी क्या है? पॉजिटिव है मान लो, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड लार्ज पॉजिटिव है, तो अनायन बनने में भी एनर्जी लगेगी। कटायन बनने में भयंकर अगर लग गई, अगर, तो क्या ऐसा कंपाउंड स्टेबल कहलाएगा कि नहीं? नहीं, लैटिस मान लो, अभी NaCl तो स्टेबल है ना, NaCl तो स्टेबल है। मैंने बोला ऐसा केस ले लो, ये 1000 की जगह 2000 हो जाए, लेकिन लगने वाली में आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत हो जाए, एफिनिटी भी लग रही हो, तो अब 2000 बहुत ज्यादा है नेगेटिव में, तो क्या अब आप ऐसे कंपाउंड को स्टेबल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्या मुद्दा है? हाँ, यही तो पॉइंट है। ये इस पर डिपेंड करेगा कि कॉम्पेंसेट करेगा लैटिस की नहीं करेगा। अगर लैटिस कॉम्पेंसेट किया हुआ तब स्टेबल बोला जाएगा, अगर कॉम्पेंसेट नहीं किया हुआ तो स्टेबल नहीं बोला जाएगा, भले ही आपकी वैल्यू 5000 क्यों ना हो जाए। क्या नहीं आया समझ में? मतलब सिर्फ आप ये देख के नहीं कह सकते हो, क्या वैल्यू देख के? लैटिस की वैल्यू देख के कि ये कंपाउंड स्टेबल है या नहीं। क्योंकि आपने जो ये बना, छोटो अच्छे से सीखना, बढ़िया से सीखना, कितना बढ़िया मजेदार टॉपिक है, लाजवाब चीज अगर आपने फील कर लिया एक बार। मैंने बोला कि ये जो 700-800 वैल्यू, ये अच्छी वैल्यू है, तो कोई ऐसा कंपाउंड ले लेता हूं जिसकी वैल्यू 2000 है नेगेटिव में, तो 2000 किलो जूल पर मोल उसको तोड़ने में लगेगी ना जी, लगेगी ना। तो ये कम लग रही है या बहुत लग रही है? 2000 किलो जूल पर मोल बहुत है, तो आपको लग रहा है कि अब वो कंपाउंड क्या है? बहुत स्टेबल है। लेकिन मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि अब भी वो स्टेबल है। कारण क्या है? आपने उसको बनाया, जो 2000 काउंट कर रहे वो कहां से बनाया है? गैसियस आयंस से। गैसियस आयंस स्टेबल चीज है कि अनस्टेबल चीज है? सोच के बताओ। गैसियस आयंस स्टेबल चीज है या अनस्टेबल चीजें हैं? हा? अरे बवाल अनस्टेबल है, अनस्टेबल थोड़ी है, बवाल अनस्टेबल है। गैसियस आयंस बवाल अनस्टेबल है। इसीलिए वहां से अगर बनाया भी ना आपने, तो आपका अभी कैलकुलेशन नहीं काउंट होगा स्टेबिलिटी का, क्योंकि ये खुद जिस चीज से बना रहे हो वो बहुत अनस्टेबल मटेरियल है। ओजोन लेयर का टूटना समझते हो? तो ओजोन लेयर में क्या होता है? O3 टूटती है, O3 टूट के क्या बनती है? O2 बनती है, पढ़ाया है। O2 और नेसेंट ऑक्सीजन, क्या वहां आयन बनती है? नहीं। क्या वहां आयन बनती है? नहीं बनती है। आयन नहीं बनती है, रेडिकल बनती है। रेडिकल बन सकती है, आयन नहीं बन सकती। वहां ClO रेडिकल्स बन सकते हैं, आयन नहीं बन सकते। अब सन से जो आ रही है और हमारे सोलर सिस्टम के आउटर पार्ट से जो एनर्जी आ रही है, वो कम एनर्जी आ रही है कि बहुत आ रही है? क्या यूवी अकेले है? पढ़ा नहीं आपको, कॉस्मिक आते हैं, और कॉस्मिक बहुत ज्यादा एनर्जी वाली है। CGX याद करो, कॉस्मिक गामा तब एक्सरे है, एक्सरे से भी बहुत ज्यादा एनर्जी है कॉस्मिक की। कॉस्मिक, हाँ 10 to the power 20, तो कॉस्मिक भी फॉल कर रहा है, बावजूद उसके वहां पे क्या नहीं हो रहा? आयन नहीं बन रहा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल ही बन रहा है। इसका मतलब सोचो कि आयन बनना कितना मुसीबत का काम है, वहां नहीं बन रहा है। तो आयन अगर आपने गैसियस आयन बनाया तो वो कितना अनस्टेबल चीज है। ओजोन का गैसियस आयन नहीं बनता वहां, ये बहुत अनस्टेबल चीजें हैं। इसलिए अगर लैटिस की वैल्यू बहुत अच्छी खासी हो भी गई है, तो मैं अभी स्टेबिलिटी का जिक्र कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूं, अगर आपकी लैटिस बहुत ज्यादा है तो तोड़ना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसका मतलब स्टेबल बहुत है। तो ये किस पे निर्भर करेगा? आपने जो ये गैसियस आयन बनाया है, ये जो अनस्टेबल सिस्टम बनाया है, ये तो नेचर में था नहीं कि है। Na+ गैस है नेचर में? नहीं है।
तो आपने इसको एलिमेंट से जो लाया है, जिस एलिमेंट से बनाया ये अनस्टेबल सिस्टम, वहां कितनी एनर्जी खर्च करी। क्लियर हुआ? अगर आपने वहां जो एनर्जी खर्च करी है उससे ज्यादा रिलीज हो गई है, कौन एनर्जी? लैटिस एनर्जी, तब आप बोलेंगे स्टेबल है। और अगर आपकी रिलीज बहुत हुई है और खर्चे आपने उससे भी ज्यादा कर दिए हैं, तो आपका बहुत लैटिस होकर के भी आप क्या नहीं बोल सकते हो? स्टेबल नहीं बोल सकते हो। क्लियर हुई ये चीज? छोटू क्लियर हुआ आपका? छोटू अभी लिखूंगा तो और क्लैरिटी बढ़ेगी। सभी की क्लियर हुई है ना? ठीक है, चलो देखो, इसीलिए मैं आपको एक टॉपिक पे ले जा रहा हूं, आयोनिक कंपाउंड का स्टेप वाइज फॉर्मेशन, और इसको डील करेगा बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न और हेबर दो साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने मिलकर आयोनिक कंपाउंड का पूरा फॉर्मेशन का जो साइकिल तैयार करा, इसे हम बॉर्न हेबर साइकिल बोलते हैं। 1900 ईस्वी में बॉर्न हेबर साइकिल प्रपोज किया गया सबसे पहले। आ जाओ, स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉलिड। किसी भी आयोनिक सॉलिड या आयोनिक क्रिस्टल के लिए अगर मैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन पे जाऊं तो ये डील करेगा कौन? कौन डील करता है? बॉर्न हेबर साइकिल 1900 में। आ जाओ, अब चलो मैं ले रहा हूं लेट NaCl। क्या ले रहा हूं? बॉर्न हेबर साइकिल एंड फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब मेरा ये टॉपिक, NaCl कैसा बनेगा इससे? सॉलिड की लिक्विड की गैस? सॉलिड। बहुत बढ़िया, आ जाइए, ध्यान दे। अब मेरा ये तो मुझे एक स्टेप समझ में आ गया है कि Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस, ये दोनों जब कंबाइन कर रहे हैं, क्या जी, तो इसी से क्या बन रही है? NaCl, सॉलिड ना। और जो इसी स्टेप की डेल्टा H है, इस स्टेप की डेल्टा H, वो मेरी लैटिस एनर्जी है, और इसी की वैल्यू फिलहाल -786 किलोजूल पर मोल मैंने लिखी थी। क्या ये स्टेप तो समझ में आ गया? लेकिन इस स्टेप से पहले आओ, इस स्टेप से पहले मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन किससे निकालोगे बेटा? सोडियम के गैस से ना, बोलो। अब जब आप सोडियम गैस से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें एनर्जी लगेगी या रिलीज होगी? लगेगी। इस स्टेप की जो डेल्टा H होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। किसकी जी? सोडियम की। बोलो, ठीक है। और यहां आपने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो कहां से गेन किया आपने? Cl, एटम से कि मॉलिक्यूल से? गैस एटम से। याद करो, इलेक्ट्रॉन लॉस भी होता है गैसियस एटम से और गेन भी होता है गैसियस एटम में। अब इस स्टेप की जो डेल्टा H है वो क्या है? माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ वैल्यू पे भी जाएंगे हम लोग। और ये किसकी है? Cl की। ये सब पढ़ लिया है। अब ये जो आया, क्या प्रकृति में Na गैस है? नेचर में Na सॉलिड है। तो आप ये भी कहां से लाओगे दोस्त? Na सॉलिड से, एलिमेंट से ना। ये एलिमेंटल स्टेट है ना, यहां से आप ये बनाओगे। और ये कहां से लाओगे? तो नेचर में क्या है? Cl2 है। Cl2 है ना, इसे आप कौन सी क्लोरीन बोलोगे? एलिमेंटल क्लोरीन। बोलो, कोई डाउट है? अब एलिमेंटल क्लोरीन से क्लोरीन बनाओगे, कैसे बनेगा? बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। बॉन्ड को क्या करनी पड़ेगी? तोड़नी पड़ेगी। तो इस स्टेप की जो डेल्टा H है वो क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन। ध्यान से सुनोगे, इस स्टेप की डेल्टा H क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन है या नहीं है? नहीं है। फिर चूक जाएंगे आप। इस स्टेप की डेल्टा H जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन है या नहीं है? नहीं है। Cl ही तो डायरेक्ट बन रहा है, तो गैसियस से गैसियस ही तो बन रहा है। अब कहां चूक हुई?
आराम से, आराम। डबल बॉन्ड रहता तब टूटता, सिंगल क्यों, सिंगल बॉन्ड बॉन्ड नहीं टूटता है। नीट वाला सबका ना यही परेशानी। अचानक से कुछ ऐसा बोल देगा ना, लगेगा बागेश्वर बाबा बोल रहे हैं। डबल बॉन्ड रहेगा तब ना टूटेगा सर, ये कौन सा जवाब हुआ भाई? सिंगल बॉन्ड नहीं टूटेंगे, जिसके पास जो रहेगा वही ना टूटेगा। Cl2 जब बॉन्ड डिसोसिएशन, तुम्हारा नीट नहीं है ना? नीट है, तो ठीक, वाह जियो, मेरे एक्सपेक्टेशन पे एकदम सही उतरे हो। क्या बोला इसने? सर Cl2 जब टूटेगा तो टूटने के बाद जो एटम्स बनेंगे वो तो सॉलिड हो जाएंगे ना, मतलब गैस एटम को तोड़ रहे हो तो वो सॉलिड हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं भाई? मार कमीने को, मार चारों तरफ से। गैस एटम्स जब टूटेंगे तो सॉलिड हो जाएंगे, ये सब ऑप्शन आप नीट वाला बोलेगा। देखो मेंस वाला बोल नीट है, अच्छा इसका भी नीट। हाँ बोलो क्या? एलिमेंटल फॉर्म को तोड़ रहे हैं। हाँ क्या बोला? कुछ पता नहीं चला। एलिमेंटल फॉर्म को चल तोड़ तो यही है इतना मान ले मैं तो। क्या बोला रे? बोलो मेंस वाले की क्या खासियत है, वो बोलेगा ये बेइज्जती उनको पसंद नहीं। अरे बकलोल, देख ना बे, Cl2 को तोड़ रहे हो तो Cl2 अगर आप तोड़ेंगे 1 मोल तो उससे 2 मोल एटम्स ना मिलेगा। अरे Cl2 को तोड़ोगे 1 मोल को, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या है? पहले आ जाओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो यदि आप 1 मोल को तोड़ोगे तो Cl2 है, कितने मोल एटम्स मिलेंगे? 2 मोल। और आपका यूज कितना मोल हो रहा है? तो आपको 2 मोल तोड़ना पड़ेगा या आधी मोल, 1 मोल तोड़नी पड़ेगी या आधी मोल तोड़नी होगी? हाफ मोल तोड़ने से काम हो जाएगा ना, 1 मोल क्यों तोड़ूंगा मैं? तो अगर आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 लिखा तो उसका मतलब हो गया 240 किलो जूल पर मोल। क्या आपको इसमें 240 लगेगी या 120 लगेगी? क्यों 120 लगेगी? मुझे 1 मोल तोड़ना ही नहीं है। जब भी आप BDE लिखते हो तो BDE का मतलब क्या हो गया? ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वैल्यूज फॉर कितने के लिए, सॉरी वैल्यू फॉर 1 मोल ना। अरे बोलो ये कितने के लिए वैल्यू है? 1 मोल तोड़ रहे हो। जब भी आपने BDE बोली, आपने बोला कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 150 है। अगर आपने बोला फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 156 किलो जूल, 156 किलो जूल पर मोल है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल फ्लोरीन तोड़ रहे हो कि 1 मॉलिक्यूल तोड़ रहे हो कि आधे मॉलिक्यूल तोड़ रहे हो कि आधे मोल तोड़ रहे हो? 1 मोल तोड़ रहे हो। जब भी आपने कोई BDE की वैल्यू बोली, नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी बोलते हो? 945, 950, ठीक है, 945 किलो जूल। तो इसका मतलब क्या है? ये पर मोल वैल्यू। BDE डिफाइन की गई है पर मोल। जैसे लैटिस एनर्जी कैसे डिफाइंड है? जब भी आपने बोला 786 लैटिस है, इसका मतलब क्या हुआ? कितने का है? 1 मोल का। तो डेफिनेशन में कौन किसके लिए वो तो बनेगा ना। तो BDE मेरी 1 मोल के लिए है, मुझे इस स्टेप में 1 मोल वाली बॉन्ड तोड़नी है या आधे मोल की तोड़नी? इसका मतलब इस स्टेप को कि जो मेरी डेल्टा H होगी वो होगी हाफ। बोलो BDE। क्या अब क्लियर हुआ? लेकिन यहां 1 मोल है, यहां भी 1 मोल है और यहां भी 1 मोल। अब आ जाओ वहां। कौन? क्लोरीन Cl फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, इसीलिए तो वो Cl- में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो रहता ना Cl2 में है, लेकिन ये बनाने के लिए तो मुझे ये स्टेप पार करने पड़ेंगे ना। ये बनाने के लिए तो देखो, मान लो आपके पास हाथ में सोडियम है और हाथ में क्लोरीन है, आपने डाल के डब्बे में एक बंद कर दिया जिसमें एयर नहीं है, ठीक है, एयर रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने बंद कर दिया, बंद कर दिया तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? धीरे धीरे
NaCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो NaCl में कन्वर्ट हुआ है वो तो खुद हो गया, लेकिन आप उसका क्वांटिटेटिव अप्रोच डील करोगे ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस डील करोगे ना। क्वांटिटेटिव मतलब क्या क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज हुई, उस चैम्बर के अंदर एक्स्ट्रा हीट जो बाहर से आ गया है वो कहां से आई है, तो वो जो बनेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप वाइज ना देखना पड़ेगा। अच्छा ये है, फिर ये स्टेप है, ये स्टेप, सारे एनर्जी का सम किया। क्या कुछ आया समझ में? तो ये बीच के स्टेप्स है, इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं जो हम वहां से यहां बनाने के दौरान पहुंच रहे हैं इस पर, ठीक है। अदरवाइज नेचर में Cl एटम्स नहीं होगा। कौन वाला? ये नहीं आया समझ में? ये तोड़ोगे कितने मोल को? आधे मोल को। क्यों? एक मोल को तोड़ोगे तो कितने मोल क्लोरीन एटम मिलेंगे? 2 मोल। आपको 2 मोल चाहिए या 1 मोल चाहिए? तो 1 मोल चाहिए तो बेटा कितने मोल तोड़ने पड़ेंगे? सिर्फ आधे मोल तोड़ने पड़ेंगे। तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का मतलब क्या है? बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी वो एनर्जी नहीं है कि बस दे दिया कितना भी अमाउंट है तो उसको तोड़ने में, उसकी तो वैल्यू फिक्स है ना। तो वो परिभाषित है कितने मॉलिक्यूल के लिए? 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए। जी नहीं, यहां 1/2 लगाया, कहां पे? वहां 1 नहीं हो रहा। ये Cl2 का मतलब ही है एलिमेंटल क्लोरीन 1 मोल से शुरू हुई, सॉरी हाफ मोल से शुरू हुई। वहां मैंने हाफ Cl2 लिख दिया। पहले तो ढेर सारे Cl2 हैं, लेकिन मुझे NaCl बनाना है कितना मोल? तो 1 मोल NaCl बनाने के लिए कितने मोल Cl- चाहिए? Cl- 1 मोल। 1 मोल Cl- के लिए कितने मोल Cl चाहिए? लेकिन 1 मोल Cl के लिए कितने मोल Cl2 चाहिए? आधे मोल। खत्म कहानी। अब आया समझ में? ठीक है, अब आ जाओ इधर। अब इस स्टेप की डेल्टा H क्या है? डेल्टा H हर स्टेप की अपनी नहीं जी, इस स्टेप की डेल्टा H क्या है? तो ये प्रोसेस क्या है पहले ये सीखो। सब्लिमेशन। वेरी गुड, सब्लिमेशन। कैसे सब्लिमेशन? सॉलिड गया है किसमें? गैस में। तो सब्लिमेशन, तो इसमें लगने वाली एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन इंथैल्पी। अब एक मुद्दा है, धीरे धीरे आप मैच्योर हो रहे हैं, तो आपकी शब्दें भी थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए जो बोलने में लगे, सुनने में कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा। सब्लिमेशन को, हां, सब्लिमेशन को हटा के एलिमिनेट कीजिए, अब एटोमाइजेशन लगाइए। अब अंतर कहां है सब्लिमेशन और एटोमाइजेशन? ये बड़ा वास्ट एरिया है और ये अच्छों को इसकी समझ नहीं है। सिलेबस में दोनों टर्म यूज किए जाते हैं, ये समझ में नहीं आता लोगों को। ध्यान से सुनो। दो टर्म है, एक टर्म है सब्लिमेशन और एक टर्म है एटोमाइजेशन। जब आप सब्लिमेशन बोलते हो तो सॉलिड गया किसमें? गैस में। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? 1 मोल सॉलिड 1 मोल गैस में गया भैया, इसमें जो एनर्जी लगेगी दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी। सीधा कॉन्सेप्ट है, सीधा कॉन्सेप्ट है। 1 मोल सॉलिड 1 मोल, तो इसमें जो लगेगा क्या होगा? एनर्जी जो लगी सब्लिमेशन। लेकिन एटोमाइजेशन क्या है? पहले सॉलिड था कि गैस मुझे मतलब नहीं, बाद में सॉलिड है कि गैस मुझे मतलब नहीं। 1 मोल एटम लाने में, 1 मोल एटम लाने में जो एनर्जी दी गई है, मैं इसे बोलूंगा हीट ऑफ एटोमाइजेशन। और 1 मोल सॉलिड को 1 मोल गैस में कन्वर्ट करने में जो आपने इंथैल्पी डाली है, सब्लिमेशन इंथैल्पी। तो सुनने में दोनों क्या लगता है? सर तो बहुत अलग है। उसमें आप बोल रहे हो 1 मोल सॉलिड 1 मोल गैस में, और इसमें बोल रहे हो 1 मोल एटम पाने में, 1 मोल एटम पाने में जो इंथैल्पी की यूज हुई है या एनर्जी खपत हुई है, वो मेरी हीट ऑफ एटोमाइजेशन है या एटोमाइजेशन एनर्जी। तो सुनने में तो बहुत अलग लग रहा है, लेकिन जरा इस केस में सोच के देखें, आराम से सोचे। फिर से बोलो एक बार, सब्लिमेशन एनर्जी क्या थी? बहुत बढ़िया, 1 मोल सॉलिड से 1 मोल गैस आना में लगने वाली एनर्जी। फिर से बोलो, हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या थी? 1 मोल एटम लाने में जो एनर्जी खपत हुई, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब सोडियम के केस में देखो, सोडियम पहले एलिमेंटल फेज में है तो कैसे है? पहले सोचो, सोडियम एलिमेंट का मतलब क्या है? आराम से,
एलिमेंट में कैसे था, इसलिए स्टेप वाइज सब पढ़ा के लाया है यहां तक। मेटेलिक बॉन्ड शुरू में पढ़ा है ना, एक इंट्रोडक्शन इसी वजह से दिया था। तो अभी सोडियम में एटम्स कैसे हैं, क्या याद आया? क्या इसी तरीके से है या नहीं है? इन्फिनाइट है ना जी। अच्छा, इस क्रिस्टल का नाम क्या था, किसी को याद हो? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बीसीसी क्रिस्टल था ये, था ना। सोडियम के लिए क्या था? बीसीसी क्रिस्टल। ये बीसीसी क्रिस्टल में थे और किस कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ थे? 6 नहीं था रे बैल, 8 के साथ था बीसीसी। तो अभी ये ऐसे है, तो सोचो, तो ये सोडियम किस फेज में? सॉलिड में, सॉलिड में। अब चलो मैं बोल रहा हूं इसको गैस में ले जाओ, जो हो रहा प्रोसेस। तो जब गैस में ले जाओगे तो ये पूरा गैस में जाएगा या सब टूटेगा? सब टूट टूट के अलग हो जाएगा, बिखर जाएगा, और सारे सोडियम एटम क्या हो जाएंगे? अलग। जब सारे सोडियम एटम्स अलग हो जाएंगे, क्योंकि सॉलिड में है इनफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स, गैस में ले जाओगे तो ये क्रिस्टल बरकरार रहेगा क्या? क्या ये पूरा गैस बन के उठ पाएगा? नहीं, यहां इनफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स है, सारे टूटेंगे, टूट के क्या होंगे? अलग अलग, अलग अलग होकर के अब आपकी भाषा में उड़िया जाएंगे, गैस बन जाएंगे। तो गैस में गया तो क्या? गैस में गया तो गैस में गया जैसे ही, तो आपने बोला प्रोसेस क्या हो गई? सब्लिमेशन। लेकिन जरा सोचो, जब ये गैस में ले गए आप, सॉलिड को आपने कन्वर्ट किया किस में? गैस में। तो अब मेरे ये सोडियम के क्या हो गए? एटम्स हो गए, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स हो गया ना। इसी प्रोसेस को आपने क्या बोला? क्या बोला? बहुत बढ़िया, सब्लिमेशन बोला। इसीलिए इसमें जो एनर्जी लगी उसका नाम क्या पड़ा? सब्लिमेशन इंथैल्पी, डेल्टा एच सब्लिमेशन। पहले बोल लो, यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? ये तो सिंपल है। अब मैंने बोला इसको कंपेयर किससे करना है? हीट ऑफ एटमाइजेशन से। वो क्या थी? 1 मोल एटम लाने में लगने वाली एनर्जी। क्या यहां पर 1 मोल एटम मिला? मिला ना, 1 मोल एटम मिला ना। मैंने बोला सॉलिड लिक्विड गैस से मुझे मतलब 1 मोल एटम मिला या नहीं मिला? मिला। तो 1 मोल एटम लाने में जो एनर्जी लगी है उसको मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो क्या इस बार मैं इसको हीट ऑफ एटमाइजेशन बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। इसका मतलब दोनों टर्म क्या है? एक ही या अलग अलग है? अलग अलग है, एक ही नहीं है। क्योंकि एटोमाइजेशन को इस बात से मतलब नहीं थी कि आप पहले सॉलिड थे कि लिक्विड थे कि गैस थे, लेकिन सब्लिमेशन को इस बात से मतलब है कि सॉलिड से गैस में गए। तो यह किस्मत थी, संजोग था एक, अनफॉर्चुनेट ऐसा हुआ कि सॉलिड से गैस भी हुआ और एटम में भी कन्वर्ट हो गया, आइसोलेटेड 1 मोल एटम भी मिल गया। इसीलिए मेरी यही एनर्जी इस बार संजोग से क्या है? हीट ऑफ एटमाइजेशन भी है। फेवरेबल सर बाद में, पहले सर ये बताइए, देख के समझ में आया कि नहीं आया? अभी फेवरेबल पे सर कहां पहुंच गए? आप लोग एक चीज रियलाइज करते हैं, अगर तरीके से पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को तो क्लास 7th 8th से पढ़ना चाहिए। अगर वो सजग हो जाए ना, मतलब कितना आसान है मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि अगर स्टूडेंट या आपका भाई, कोई भी आपका कजन, अगर उसे 8वें क्लास से, ज्यादा नीचे भी नहीं भाई, बचपन है खेलने दो, 8वें क्लास से अगर उसको साइंस की समझ इस तरीके से दे दी जाए तो वो 12वीं आते आते पहले अटेम्प्ट में नीट और जेई क्रैक करेगा शानदार रैंक के साथ। इतनी बात समझ में आती है ना? ये जो आपकी 8th 9th 11th वाली जो पढ़ाई है, 8th 9th 10th वाली जो पढ़ाई है स्कूल वाली, ये समय का एक तरीके से साइंस को जहां पे डील करना चाहिए था, वहां साइंस को ये 3 साल क्या करता? उलझा देता है। नहीं उलझा देता है।
पेरेंट्स भी लगे होते हैं कि बच्चे को, हमारे बच्चे को कहां पे ट्यूशन पढ़वाए कि बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा नंबर है। तुम में से कौन 95 लाए हो, कौन 98 लाए हो, कभी पूछा है? हमने पूछा है? कोई जरूरत पड़ी है इस क्लासरूम में कि तुम कितने बड़े तुर्रम खान थे कि 98% ले आए? और ढेरों का 95% प्लस बोर्ड में लाया हुआ होगा। कितने लोग हो जी 95 वाले? देखो बोर्ड में है। क्या है तुर्रम खान में? क्या, कौन सी बड़ी तुर्रम खान हो तुम, बताओ। 95 लाके क्या हुआ? तो मार्क्स की अपनी अहमियत है, वो छोड़ दीजिए। मैं लर्निंग प्रोसेस बोल रहा हूं। छोटे छोटे टर्म्स कितने इंपॉर्टेंट है। अगर 8वीं क्लास से अलाइन कर दिया, पहली अटेम्प्ट में आईआईटी निकालेगा बच्चा, पहले अटेम्प्ट में आईआईटी निकाले। समस्याएं क्या होती है? आप 11th 12th में जब आते हैं अचानक, और जेई नीट की प्रिपरेशन में पहाड़ जैसा कोर्स गिरा हुआ है, ऊपर से जेई वालों का दुनिया भर का और वास्ट हो जाता है। इसीलिए आपको टाइम लगता है, और अधिकांश लोग समय लेकर के भी वो प्रेशर झेल नहीं पाते। समझ में बहुत सबको आता है, लेकिन उनको लगता है इतना फैक्टर्स जमा हो रहा है, अरे भाई हम संभाल ही नहीं पा रहे। क्या क्या संभाले? इधर संभले तो उधर छूटे, उधर संभले तो इधर छूटे। तो पॉइंट ये है ना कि अगर आप इसको सिलसिलेवार तरीके से 8वें से, स्टैंडर्ड 8 से अगर सुलझाना शुरू कर देना, क्या ये 8वें क्लास में बच्चे को समझ में नहीं आ सकती है? कौन सी इसमें ऐसी चीजें हैं? तो क्या आज आपका समय 11 12 पार करने के बाद इस ड्रॉपर बैच में या 12th के बैच में, क्या इस चीज में आपका टाइम कंज्यूम होता? नहीं होता। ये तो वही बात है ना कि मैं आज आपको जोड़ और घटाव भी सिखा रहा हूं। तो अगर मैं जोड़ घटाव, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ अगर मैं सिखाते जा रहा हूं, डिवीजन सिखा रहा हूं, तो ये टाइम तो लेगा ना। तो यहां के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए टाइम कहां से आएगा? बस परेशानी यही है। सिखाने में भी परेशानी नहीं है, आपका दिमाग इतना चीज रखेगा कैसे, स्टोर कैसे करेगा आप? क्योंकि टाइम बहुत कम है। और अगर नहीं सिखाऊं तो क्या समस्या है? फिर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी। क्लैरिटी नहीं आएगी तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। कंफ्यूजन बढ़ेगा तो उसी को तो नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। आप कंफ्यूजन से ना नेगेटिव आता है। बहुत आसान है कंपटीशन। लोगों ने उसको, मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। जो समझदार लोग वैसे कर रहे हैं। कुमुद सर का बच्चा है, सर ने बहुत कम उम्र से उसको स्टार्ट कर दिया साइंस पढ़वाना। तो वो अभी 10th में गया भी नहीं है, उसका सिलेबस सारे वो IOQM दे रहा है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड वो दे रहा। वो इतना ज्यादा वो सब कुछ सीख चुका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब कुछ उसकी कंप्लीट है, कि वो बेचैन है कि मैं जल्दी जल्दी क्या करूं, IIT के एग्जाम दे डालू। वो बेचैन है कि मैं जल्दी से IIT के एग्जाम दे दूं, क्योंकि सब कुछ कंप्लीट करा के रखा हुआ। तो आपके जो भी जूनियर हैं, छोटे भाई हैं, कोई भी एक कजन है, सिखाइए भाई। तो 8वें से अगर सही से पढ़ेगा ना, एलिमेंट्री लेवल 8वें से ही तो ऊपर, तो तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा कि हंसते हंसते कब IIT में रैंक आ गया, कब नीट में रैंक आ गई आपकी। आप लोग कभी सोचते होंगे, जो रैंक 25, 50, 100, 200, 500 ले आते हैं, कभी सोचते हो वो इतना रैंक लाते कैसे हैं? क्या उनका दिमाग बहुत खतरनाक है क्या? कभी ऐसा सोचे हो कि नहीं सोचे हो? ऐसा कुछ नहीं कि उनका दिमाग बहुत खतरनाक है। हाँ, मैं 50-100 के रैंक वाले की बात अगर छोड़ दूं, तो अगर मैं 500-1000 रैंक वाले लोगों की बात करूं, ऐसा नहीं कि उनका दिमाग बहुत खतरनाक है, बस उसकी नींव थोड़ी पहली रखी गई। वो 8वीं क्लास से उसने अपनी नींव रख दी। ये 3 ईयर 4 ईयर वाले कोर्स के बच्चे होते हैं, 5 ईयर कोर्स के बच्चे होते हैं। फिर वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहां बहुत कुछ नहीं भी पढ़ाया जाए ना, वहां से भी वो अच्छा रैंक दे सकते हैं। जहां का बहुत ज्यादा ना पढ़ा जाए, बस एलिमेंट्री चीजें क्लियर करी जाए, वहां भी वो रैंक दे सकते हैं। एलिमेंट्री चीजें ही तो लोगों को परेशान करती, बस वही एक फर्क है। वो उसने थोड़ी अपनी स्टार्टिंग जो है थोड़ी पहले स्टार्ट कर ली अपना प्रिपरेशन। और आप कब आते हैं? बुढ़ापे में, जब कब्र में पैर लटका हुआ हो, हाँ, आधे दांत झड़ चुके हो, तब आते हैं कि मुझे भी नीट करनी है। भाई ये लर्निंग लेसन है। आइए, तो सोडियम सॉलिड को गैस में ले गए, वो भी यही प्रोसेस है, और 1 मोल एटम भी आपने इसी प्रोसेस में पाया है। इसीलिए मैं इसको सब्लिमेशन और एटोमाइजेशन दोनों बोलूंगा। लेकिन क्या ये हर बार दोनों सेम होगा? नहीं हो सकता। कैसे सर? इसको भी सर थोड़ा इलेबोरेट किया जाए। क्या ये हर बार कैसे सेम नहीं हो सकता?
हालांकि हम लोग टॉपिक से डेविएट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, मान लो मैंने आपको लिया, अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसे किसे, डिफरेंशिएटिंग हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड हीट ऑफ एटोमाइजेशन। सीख लो अच्छे से। ठीक है जी, इसको चलो मैंने शॉर्ट में इसका रिप्रेजेंटेशन लिख दिया डेल्टा एच सब, और इसको क्या लिख दिया, डेल्टा एच एटम, एटी लिख दिया। ठीक है, अब एग्जांपल पहला मैंने दिया, सोडियम एलिमेंटल फॉर्म को दैट इज सोडियम कैसा है यहां सॉलिड, इसको किस में कन्वर्ट किया, गैस में। इस प्रोसेस में हीट ऑफ सब्लिमेशन और हीट ऑफ एटोमाइजेशन सेम है या अलग अलग। दूसरा एग्जांपल मैं कर रहा हूं, तैयार हो, एलिमेंटल क्लोरीन, एलिमेंटल क्लोरीन, क्लोरीन छोड़ दो, आयोडीन ले लिया। अब आपको बताना है कि इसको, इसके लिए बताओ हीट ऑफ एटोमाइजेशन वर्सेज हीट ऑफ सब्लिमेशन, दोनों सेम होगी या डिफरेंट। बस यहीं से क्लियर हो जाएगा। इसी एग्जांपल को मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया। कितने लोगों को लग रहा है सेम, हाथ उठाइए। अलग कितने लोगों को लग रहा है, हाथ उठाए। अधिकांश लोगों को लग रहा है अलग होगी, सेम किसी को नहीं लग रहा, और कुछ लोगों को लग रहा है क्या होगा पता नहीं। ठीक है, चलो मैंने क्या लिखा है, एलिमेंटल आयोडीन, आराम से जी, हाँ बोल लीजिए। सोडियम इस जगह पे लिखने के लिए बोल रहे हो, हाँ नहीं, सॉलिड एटम कैसे हो सकता, एक एटम सॉलिड होगा कभी, पढ़ा है ना, सिंगल एटम सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल एंटिटी हमेशा गैस फेज। क्लियर हो गया, ये तो कई बार बोल दिया। सबसे पहले एलिमेंटल आयोडीन लिखा, तो एलिमेंटल आयोडीन किसे बोलते हैं, I2, और I2 किस फेज में होती है, सॉलिड। क्लियर हो गया, इसका मतलब क्या है, यहां पे I के एटम्स हैं या I2 के मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल है या ढेर सारे, और इनके बीच में कौन से फोर्स है, वेंडरवॉल। क्या आपको यह पहले क्लियर हो गया, बस यहीं से क्लियर हो जाएगा। ये बीच में कौन से फोर्स है, वेंडरवॉल, और ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं, I2 के। एलिमेंटल को आपने पहले फील किया कि इस तरीके से। अब मेरा दो टर्म है, एक है हीट ऑफ एटोमाइजेशन और दूसरा टर्म है सब्लिमेशन। पहले मैं आता हूं किस पे, सब्लिमेशन पे। सब्लिमेशन किसे बोलते हैं, सॉलिड से गैस में। तो अगर मुझे इसकी सब्लिमेशन करवानी, तो सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड को ले जाना है गैस में। तो गैस में कौन पहुंचेगा, आई गैस पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, नहीं। कौन पहुंचेगा, I2 गैस। क्लियर हुआ, आई गैस कैसे पहुंचेगा, पहले ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स वेंडरवॉल फोर्स जब ब्रेक करेगा, उसकी वीकेनिंग होगी, तो ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स दूर होकर के, जब दूर हो जाएंगे, फोर्स कम हो गया, ये उड़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको क्या मिलेगा, I2 का क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। क्लियर हुआ, ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, क्या आपको एटम मिला
तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन है, इसलिए इस प्रोसेस की जो डेल्टा एच है वो क्या है, हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब मुझे मान लो क्या बनानी है, क्या बनानी है, एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन किसे बोलते हैं, एक मोल एटम, एक मोल एटम लाना। ध्यान से सुनेंगे तो एटोमाइजेशन अब कहां से डिफाइन होगी, I2 गैस से कि I2 सॉलिड से, सोच समझ के। I2 सॉलिड से एटोमाइजेशन डिफाइन होगी या I2 गैस से डिफाइन होगी, गैस से। कहां से डिफाइन होगी, गैस से। सॉलिड से डिफाइन नहीं होगी क्योंकि सॉलिड में बॉन्ड नहीं टूट रहा है, पहले किस में आएगा वो, गैस में। पहले, अब जब गर्म करोगे तो अभी पहले बॉन्ड नहीं टूटेगी। पहला कौन काम होगा, आसान वाला कि मुश्किल वाला, तो आसान कौन बॉन्ड तोड़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड की वेंडरवाल फोर्स। तो अपने आप जब आप हीट देंगे तो पहले क्या होगी, वो गैस में जाएगी। अब यहां से क्या होगा, टूटना स्टार्ट होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन। अब जब बॉन्ड डिसोसिएशन टूटेगा होगा तो इसकी ध्यान से सुनेंगे, अब यहां से आई गैस आएंगे, आएंगे ना जी। तो अब मेरा हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, फिर नहीं होगी, क्या होगी उसकी, आधी होगी। नहीं जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसे बोलते हैं, एक मोल मॉलिक्यूल तोड़ने में लगने वाली एनर्जी। लेकिन एक मोल फिर मॉलिक्यूल तोड़ोगे तो कितने मोल एटम्स आएंगे, 2 मोल। और हीट ऑफ एटोमाइजेशन किसे बोलते हो, एक मोल एटम आने में लगने वाली एनर्जी। तो एक मोल एटम लाने के लिए आपको आधे मोल को तोड़ना। क्या आपको समझ में आया, यहां पे क्या है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की आधी। और यहां पर क्या है, सब्लिमेशन, वो क्या है, सॉलिड गया है आयोडीन किस में, आयोडीन गैस में। दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है, समझ में आया। दोनों के लिए ये, इसके लिए ये दोनों चीजें क्या है, डिफरेंट है। कितने लोग का ये क्लियर हुआ, हाथ उठाइए, वेरी गुड। हाँ, सब्लिमेशन की परिभाषा बस सॉलिड को गैस में जाना, एटम और मॉलिक्यूल से उसे मतलब नहीं है। और एटोमाइजेशन की परिभाषा क्या है, एक मोल एटम लाना है, सॉलिड और गैस से उसे भी मतलब नहीं। क्या सभी का क्लियर हुआ अच्छे से। तो ये अब इसीलिए मैंने बोला कि जब भी आप सॉलिड को गैस में लाते हैं तो कौन सा वर्ड ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सब्लिमेशन। क्या उसकी जगह ज्यादा बेहतर है, नहीं सॉलिड को गैस में बोल रहा हूं, जो वहां पे आपने यूज किया है NaCl में, तो वहां मैंने बोला सोडियम को जो गैस में ले गए तो वहां सब्लिमेशन। मैंने बोला कि चूंकि उस प्रोसेस में एटम यूज होना है, आप एटोमाइजेशन बोलिए ज्यादा बेहतर, सब्लिमेशन बोलना बेटर नहीं है। लेकिन बोल दिया तो वहां पे तो दोनों सेम है, हर बार ऐसा हो कोई जरूरी नहीं। क्या क्लियर हुआ कि कंफ्यूजन है, अगर है तो बोलो एक एग्जांपल और दे दूं। हाँ, एक एग्जांपल और दे दूं। एल्यूमिनियम, दोनों एल्यूमिनियम के लिए दोनों सेम होगा या नहीं, एल्यूमिनियम के लिए सेम होगा या नहीं, सेम हो जाएगा। फिर से दिमाग लगाओ, सब्लिमेशन में सॉलिड, सॉलिड क्रिस्टल है, गैस में गई तो एक मोल में पहुंच गया और एटम भी मिल गया। तो सब्लिमेशन के दौरान भी एटम भी मिल रहा है, इसलिए वहां भी क्या है, दोनों मतलब मिला जुला के मेटल के क्रिस्टल के लिए बोला जा सकता है। किसके लिए बोला जा सकता है, सब्लिमेशन और एटोमाइजेशन टर्म। लेकिन नॉन मेटल वाले केस में बहुत सोच समझ के बोलनी पड़ेगी। क्लियर है। तो चलो तीसरा एग्जांपल मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे, एल्यूमिनियम। इसके लिए एक बार फिर से सब्लिमेशन जो इसकी वही क्या है, एटोमाइजेशन है ना। अच्छा चलो, अगर मैंने दिया नाइट्रोजन, अलग अलग होगी कि सेम होगी, अलग अलग होगी। पहले आ जाओ, पहले डील कर रहा हूं कौन सा, सब्लिमेशन। तो भैया एलिमेंटल नाइट्रोजन तो ऐसे ही क्या होती है, गैस होती है। N2 एलिमेंटल मेरा क्या होता है, गैस।
तो N2 इसके लिए सॉलिड लेना पड़ेगा ना जी। सॉलिड नाइट्रोजन तो बहुत मुश्किल बात है, ये आसान चीज थोड़ी है। सॉलिड नाइट्रोजन तो बहुत मुश्किल चीज, अर्थ पे तो होता भी नहीं है, दूसरे प्लेनेट पे होते हैं, बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है, जो को प्लेनेट हम लोग बोलते हैं, उनके सॉइल में सॉलिड नाइट्रोजन, सॉलिड कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा पाया जाता है। खैर एनीवेज, ये बहुत आसान प्रोसेस है कि मुश्किल है? सॉलिड, सॉलिड लिखना था ना वहां, क्या लिखना था? ये सॉलिड नाइट्रोजन, ये तो बहुत आसान प्रोसेस है ना, बहुत आसान। अरे रूम टेम्परेचर पर गैस है, तो अगर सॉलिड बना करके भी रखा तो ये तो बहुत इजी है ना। तो ये मेरा प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? सब्लिमेशन। लेकिन अगर मैंने क्या लिया, एटोमाइजेशन डील करनी है, तो अब इसे तोड़ना पड़ेगा, तो इसकी बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी लगेगी और उसकी क्या हो जाएगी? आधी। ये मेरी क्या हो जाएगी? हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब इससे मुझे क्या मिलेगा? नाइट्रोजन का गैस। एक मोल एटम लाने में जो एनर्जी लगी है वो मेरा हीट ऑफ एटोमाइजेशन है, तो इसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू हो जाएगी इसके बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी का आधा। इसमें दोनों में कौन ज्यादा होगा? सब्लिमेशन इसकी ज्यादा होगी कि बॉन्ड एटोमाइजेशन ज्यादा होगी? एटोमाइजेशन, क्योंकि वो बहुत आसान प्रोसेस है नहीं, और ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। 950 किलो जूल पर मोल होता है बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी। तो इसीलिए इस बार मेरा जो सब्लिमेशन है वो फिर सेम नहीं है, किसके? एटोमाइजेशन के। क्या प्रोसेस को फील किया कि कैसे कब क्या लिखना है? क्लियर हुआ अच्छे से? अगर मैं बोलूं, मान लो मैंने बोला ऐसा ठीक से, H2 गैस को मैंने बढ़िया से 2H गैस लिखा, मुझे बताओ इसके डेल्टा H को क्या बोलोगे? बढ़िया से, बढ़िया से, बड़ा बढ़िया एप्लीकेशन करा रहा हूं। H2 गैस को 2H गैस में कन्वर्ट किया, इसके डेल्टा H को क्या बोलोगे? बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी क्या बोलोगे? मैंने ये पूछा है। कितने लोगों को बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी लग रही है? बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी क्या होती है? एक मोल मॉलिक्यूल को तोड़ो, तो एक मोल H2 को तोड़ोगे तो 2 मोल H आएगा। ये पहले गैस थी, अभी भी गैस ही लिखी हुई है, इसका मतलब ये बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी। अब आपका यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कब क्या लिखनी है। कितने लोगों ने बोला था? वेरी गुड। क्या दिव्या क्लियर नहीं हुआ? क्या लिख सकते हैं? अब इनका कहना है सर एटोमाइजेशन लिख सकते हैं कि नहीं? एटोमाइजेशन में कितने मोल एटम्स आते हैं? यहां कितने मोल एटम आए हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला तैयार हो? मैंने दिया P4 सॉलिड को मैं ले जा रहा हूं P गैस एटम, इसका डेल्टा H क्या होगा? सोच समझ के। P4 है, हाँ 4P है वहां, बढ़िया से, बढ़िया से। बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी, किनका जवाब है बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी? हाथ उठाइए। ठीक है, बाकी लोग बताइए और कुछ बोलो ना अच्छे से। क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन, कितने लोगों को लग रहा है कि सब्लिमेशन है? हाथ उठाइए। गुड। और कोई? क्या बोले हो? छोटू बोलो। पहले सब्लिमेशन फिर बॉन्ड डिस्टेंस। मतलब आपके हिसाब से दो तरीके की इसमें एनर्जी इन्वॉल्व है, सब्लिमेशन और बॉन्ड डिस्टेंस। क्या बोली छोटी? वही, दो तरीके की एनर्जी इन्वॉल्व। एग्जैक्टली, दो तरीके की एनर्जी इन्वॉल्व। पहले क्या हुआ? पहले P4 सॉलिड, पहले वेंडरवाल फोर्स टूट के किस में गया?
P4 गैस में, तो सॉलिड गया गैस में, तो ये कौन सी प्रोसेस है? तो यहां सब्लिमेशन इंथैल्पी लगेगी। अब मेरा ये टूट के इसके चारों बॉन्ड्स, नहीं जी, अब वो एटम्स में कौन कन्वर्ट करेंगे, तो एक मोल का पूरा एक मोल मैंने कन्वर्ट कर दिया है, एक मोल का पूरा एक मोल मैंने चारों मोल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस बार जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां कौन सी एनर्जी लगेगी? बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ना। तो इसका मतलब मेरा डेल्टा एच क्या है? सब्लिमेशन, और प्लस क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन। क्या सभी का क्लियर हुआ? हाथ उठा लो जिसका इसका क्लियर हो गया। गुड, अच्छा चलो आ जाओ, मैं चेक कर लेता हूं आपका क्लियर हुआ कि नहीं। तैयार है? एसिड, सॉलिड, एस डबल माइनस गैस। रुक जाओ, बैलेंस कर दे रहा हूं, सॉरी। नहीं भी कर सकते हैं ना, बोलिए। सब्लिमेशन पूरी या 1/8? पूरी क्यों? जितने भी एसेट लिए हैं उसको एस पर डबल माइनस में कन्वर्ट करना, सारे एसेट को। पूरा सब्लिमेशन 1/8 ना। मैंने बोला ना, बोल तो दिया मैंने, पूरा एसेट को कन्वर्ट करना, सबको, 100% को, इंटायर को। मैंने बोल दिया, ये लिखा नहीं है। सारे एसेट को कन्वर्ट करना है एस पर 2 माइनस में। निकालो निकालो, कोई दिक्कत नहीं, निकालो। फिर से बोलो। सब्लिमेशन प्लस एटोमाइजेशन प्लस फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड। यही होगा, यही होगा। सब्लिमेशन प्लस एटोमाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड। नहीं होगा ना, ये कैसे होगा जी? 1/8। मैंने बोला S8 को कन्वर्ट करना है S पर 2 माइनस में, ठीक है। अब ये 1 मोल है, तो इसका मतलब है इसके सॉल्यूशन में मुझे शुरू कहां से करनी पड़ेगी? 1/8 लेना पड़ेगा ना। पहले इसको किस में ले जानी पड़ेगी? 1/8 मोल S8 सॉलिड है, तो गैस में गया, तो 1 मोल अपने आप क्या बन जाएगा? वो गैस। अरे 1 मॉलिक्यूल में कितना सल्फर है? 8। तो जब ये सॉलिड गया गैस में,
तो पहले तो ये बनेगा 1/8, सॉरी S8 गैस, पहला सारा किस में गया। अब इसके बाद ये किस में जाएगा, डिसोसिएशन होगा बॉन्ड का, तो किस में चला जाएगा, सल्फर गैस में। अब ना बॉन्ड टूटेगा, यहां पे बॉन्ड नहीं टूटा है, बॉन्ड तो अब यहां पे टूटेगा, इस स्टेप पे अब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अब ये सारे बॉन्ड्स टूटेंगे, तो बॉन्ड टूटेंगे तो एस गैस बन गया। अब जब एस गैस बन गया तो अगला काम क्या करना आपको, एस पर डबल माइनस गैस बनाना। कितना बढ़िया एग्जांपल दिया। तो बोलो क्या हो गया हमारा डेल्टा एच। सबसे पहले 1/8 सब्लिमेशन, एक्चुअली इसी तरीके से P4 में भी लिखना चाहिए था, 1/8 सब्लिमेशन प्लस सब्लिमेशन प्लस, अब ये 1 मोल आया दोस्त, तो 1 मोल आया तो इसको क्या बोलेंगे हम, या तो बॉन्ड डिसोसिएशन का 1/8 या नहीं तो एटोमाइजेशन, बेटर होगा एटोमाइजेशन बोलना, प्लस हीट ऑफ एटोमाइजेशन प्लस ना माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। मुझे पता था इसीलिए मैंने दिया था सल्फर। फर्स्ट एफिनिटी क्या होगी, नेगेटिव, और प्लस सेकेंड एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव। तो वो वाला एग्जाम्पल भी इसी तरीके से आपको करना चाहिए था। कौन वाला, P4 वाला। क्या, अगर P4 सॉलिड को मैंने P गैस लिखा है तो इसका मतलब इसके लिए भी डेल्टा एच क्या बोलनी चाहिए, मुझे 1/4 को ही न करनी चाहिए, तो 1/4 सब्लिमेशन और प्लस, तो सब्लिमेशन से गैस में गया तो प्लस क्या हो गया, एटोमाइजेशन, 1/4 ना इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन, तो आप इसको क्या बोलोगे, हीट ऑफ। क्या अच्छे से क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी का। तो ये डिस्कशन था किस चीज पर, हीट ऑफ एटोमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन को किस तरीके से आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। कुछ बोलना, बोलो। नहीं, आपको प्रोडक्ट देखना है कि क्या लाना है मुझे, तो P लानी, P गैस लानी है, तो P गैस 1 मोल लानी है, तो 1 मोल लाने के लिए अब कितने पकड़ने पड़ेंगे मुझे, 1/4। नहीं लिखा हुआ है तो आमतौर पे इसी तरीके से काम होगा। जैसे अगर आपको बोला, इसीलिए मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि सोडियम का रिएक्शन करवाना है किससे, क्लोरीन से। सोडियम की रिएक्शन किससे करवानी है, क्लोरीन से, और क्या बनानी है, NaCl बनानी है। तो अब सैंपल कितना रखा हुआ उससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ किससे है कि 1 मोल क्या लानी है, NaCl। तो 1 मोल NaCl लाने के लिए ये 1 मोल फाइनल हो गया। अब ये लाने के लिए जरूरत किसकी है, किसकी जरूरत है, 1 मोल Na+ की और 1 मोल Cl- की ना, बोलो। अब ये कैसे आएगा, तो 1 मोल सोडियम गैस से, और ये कैसे आएगा, 1 मोल सोडियम सॉलिड से। अब ये भले ही कितने भी हो उससे मतलब नहीं है। ये कैसे आएगा, 1 मोल Cl गैस से, और ये कैसे आएगा, ½ मोल Cl2 गैस से, जबकि यहां था बहुत सारा, लेकिन डेल्टा एच के कैलकुलेशन में मैं कितने को यूज करूंगा, ½ मोल को, जो मेरा प्रोडक्ट जितना पे पहुंचा सकता। क्या ये आज के स्टेप्स क्लियर हो गए। आज मैं यहीं पे क्लास को छोड़ दूंगा। ये मैंने स्टेप्स आपको समझाने की कोशिश करी है, बॉर्न-हीवर साइकिल में जो NaCl के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगली क्लास में इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से सॉलिड जो यहां पर गैस गया है, एक्चुअली ये मेरा दोनों टर्म है, सब्लिमेशन भी और एटोमाइजेशन भी। लेकिन मैंने आपको बेसिकली ये समझाया कि हर बार सब्लिमेशन और एटोमाइजेशन सेम नहीं होगा, हर बार सब्लिमेशन और एटोमाइजेशन सेम नहीं होगा। तो आज की क्लास में इतने पे ही, अगले पार्ट में हम लोग लैटिस को मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।